द डिबेट में आपका स्वागत है। आज 9 दिसंबर 2025 है, यानी मानवाधिकार दिवस से ठीक एक दिन पहले। आज हम एक ऐसे दस्तावेज पर बात कर रहे हैं जिसे आधुनिक दुनिया की अंतरात्मा कहा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा पत्र, यानी यूडीएचआर। 1948 में जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की तबाही से उबर रही थी, तब इस घोषणा पत्र ने हर इंसान के लिए आज़ादी, इंसाफ और शांति की नींव रखने का वादा किया। तो आज 75 साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या यूडीएचआर और इससे जुड़ा पूरा अंतर्राष्ट्रीय ढांचा वाकई अधिकारों की रक्षा करने वाला एक ताकतवर और असरदार जरिया है, या ये सिर्फ कुछ ऊंचे आदर्शों का एक दस्तावेज बनकर रह गया है जिसका जमीनी हकीकत पर कोई खास असर नहीं होता। मेरा मानना है कि ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसने मानवाधिकारों के लिए एक जरूरी नैतिक और कानूनी बुनियाद तैयार की है। और मेरा नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। मेरा तर्क ये है कि सुनने में ये आदर्श जितने भी अच्छे लगें, इसकी असरदारी को कमजोर लागूकरण, राजनीतिकरण और इसकी सार्वभौमिकता पर उठने वाले जायज सवालों ने बहुत सीमित कर दिया है। देखिए, मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा पत्र को सिर्फ एक दस्तावेज की तरह देखना इसकी अहमियत को कम करना है। ये असल में मानवता की एक साझी भाषा है। इसे उन लोगों ने मिलकर तैयार किया था जिन्होंने अपनी आंखों से युद्ध और नरसंहार की भयावहता देखी थी। वे चाहते थे कि भविष्य में ऐसा दोबारा न हो। हाँ, ये बात सही है कि ये कोई सख्त कानून नहीं है जिसे न मानने पर सजा हो, पर इसका असर बहुत जबरदस्त रहा है। दुनिया के 90 से ज्यादा देशों के संविधान और 70 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय संधियां इसी से प्रेरित है। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, उन पर भी इसका गहरा असर दिखता है। संयुक्त राष्ट्र का 2025 का अभियान मानवाधिकार हमारी रोजमर्रा की जरूरतें, इसी बात पर जोर देता है। ये अधिकार कोई हवाई बातें नहीं हैं। ये खाना, शिक्षा, बोलने की आज़ादी और सुरक्षा जैसी बुनियादी चीज़ों से जुड़े हैं। जैसा कि एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा था, मानवाधिकारों की शुरुआत छोटी-छोटी जगहों से होती है, हमारे पड़ोस से, स्कूल से, फैक्ट्री से। ये वो बुनियादी मूल्य हैं जो किसी भी समाज को, आप कह सकते हैं, बिखरने और बर्बरता में डूबने से बचाते हैं। मेरे लिए ये आज भी उतना ही शक्तिशाली है। मैं इन आदर्शों की इज्जत करती हूँ और ये भावना वाकई बहुत शक्तिशाली है कि हर इंसान की गरिमा मायने रखती है। लेकिन हमें आदर्शवाद और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क समझना होगा। यूडीएचआर एक बहुत खूबसूरत दस्तावेज है, लेकिन इसकी व्यावहारिक सीमाएं भी उतनी ही साफ हैं। सबसे बड़ी कमी तो यही है कि यह कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई देश इसका उल्लंघन करता है तो आप उसे अदालत में नहीं घसीट सकते। इसकी जो प्रवर्तन प्रणालियां हैं वो अक्सर बेअसर साबित होती हैं। मिसाल के तौर पर यूनेस्को की मानवाधिकार प्रक्रिया को ही देख लीजिए। एक मूल्यांकन में पाया गया कि ये प्रक्रिया हद से ज्यादा गोपनीयता में डूबी हुई है, बहुत धीमी है और अक्सर बोलने की आज़ादी जैसे अधिकारों की रक्षा करने में नाकाम रही है। आंकड़े देखें तो 1978 और 1993 के बीच 414 मामलों में से सिर्फ 241 का ही निपटारा हो सका। मतलब आधे से भी कम मामले सुलझे, और सुलझने का मतलब भी क्या है ये भी साफ नहीं है। इसके अलावा मानवाधिकार से जुड़ी संस्थाओं का राजनीतिकरण हो चुका है। जब अप्रैल 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित किया गया, तो इसे एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा गया। लेकिन ये सवाल भी उठा कि क्या ये फैसला सिर्फ मानवाधिकारों की चिंता से लिया गया था या इसके पीछे भू राजनीतिक समीकरण भी थे। और जहां तक सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सल होने का दावा है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1948 में जब इस पर वोटिंग हुई थी तो सोवियत ब्लॉक और सऊदी अरब समेत 8 देशों ने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया था। बाद में काहिरा घोषणा पत्र जैसे दस्तावेजों ने इसके पश्चिमी और धर्मनिरपेक्ष झुकाव को सीधी चुनौती दी। तो ये कहना कि ये सबके लिए है, हकीकत से थोड़ा दूर है। राजनीतिकरण का सबूत बताया। मैं इसे दूसरे नजरिए से देखता हूं। मेरे लिए ये इस बात का सबूत है कि इस ढांचे में जवाबदेही की गुंजाइश है। ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं था, ये उल्लंघन करने वालों के लिए एक असली नतीजा था। रूस अब परिषद में वोट नहीं कर सकता था। ये दिखाता है कि इस सिस्टम में दांत है,
भले ही उनका इस्तेमाल हमेशा न होता हो। ये एक संदेश देता है कि दुनिया देख रही है, और इसका असर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC इन्हीं सिद्धांतों पर काम करता है। हमारे संविधान के मौलिक अधिकार UDHR की आत्मा को दर्शाते हैं। ये जमीनी स्तर पर बदलाव लाता है, और ये ढांचा भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार हो रहा है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जी रहे हैं। यूनेस्को की AI पर नैतिक सिफारिशें ये पक्का करने की कोशिश कर रही हैं कि मानवाधिकार नई तकनीक के केंद्र में रहें। ये साबित करता है कि UDHR के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, और ये एक जीवित दस्तावेज है। ठीक है, रूस को निलंबित किया गया, लेकिन क्या आप सच में मानते हैं कि ये मानवाधिकारों की वजह से हुआ, या ये सिर्फ एक भू राजनीतिक कदम था जो उस वक्त सुविधाजनक था? क्या यही पैमाना चीन या किसी पश्चिमी सहयोगी पर भी लागू होगा? सबूत तो कुछ और ही कहानी कहते हैं। चलिए फिर से उस यूनेस्को प्रक्रिया पर लौटते हैं। डेविड वीसब्रॉट और रोज फार्ले का अध्ययन सिर्फ ये नहीं कहता कि प्रक्रिया धीमी थी। उन्होंने ये भी पाया कि समिति अक्सर सरकारों के बयानों को बिना किसी जांच पड़ताल के मान लेती थी और मामलों को बहुत जल्दी खारिज कर देती थी। सोचिए, 1980 और 1991 के बीच 64 मामलों का एक सैंपल लिया गया, और उनमें से सिर्फ 5 को सुनवाई के योग्य माना गया। सिर्फ 5। ये एक ऐसी प्रक्रिया की तस्वीर पेश करता है जो ताकतवर देशों को चुनौती देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बचाने के लिए बनाई गई है। ये सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है। मैंने उन कार्यकर्ताओं से बात की है जो संयुक्त राष्ट्र में शिकायतें दर्ज कराते हैं और सालों तक कुछ नहीं होता। वाद है, नियम नहीं। आप प्रक्रिया की खामियों की बात कर रहे हैं, और वो जायज़ हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है, लेकिन क्या हम प्रक्रिया की वजह से उस महान आदर्श को ही नज़रअंदाज कर दें जिसे ये स्थापित करता है? UDHR का मकसद ही किसी एक संस्कृति से ऊपर उठना था। इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग थे। चीन के PC चैंग थे, लेबनान के चार्ल्स मलिक थे। ये पक्का करने की कोशिश की गई थी कि ये सिर्फ पश्चिमी सोच का दस्तावेज बनकर ना रह जाए। चांग ने कन्फ्यूशीवाद के सिद्धांतों को इसमें शामिल करवाया, जैसे कि इंसान की अंतरात्मा का महत्व। मलिक ने प्राकृतिक कानून के दर्शन पर जोर दिया। इसका आधार सहानुभूति का विचार है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो दुनिया की हर बड़ी सभ्यता और परंपरा में मिलता है। यही इसकी असली ताकत है। ये हमें हमारे मतभेदों, नस्ल, लिंग, धर्म से ऊपर उठाकर एक मानवता के नाते जोड़ता है। यह एक आकर्षक तर्क है, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। आपने ड्राफ्टिंग कमेटी का जिक्र किया, लेकिन क्या आपने इस पर विचार किया है कि 1948 में 8 देशों ने वोटिंग में हिस्सा क्यों नहीं लिया? सऊदी अरब ने ये कहते हुए परहेज किया कि ये इस्लामी कानून के साथ टकराव में है, खासकर धर्म की आज़ादी और शादी के अधिकार को लेकर। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक बात नहीं है, ये टकराव आज भी मौजूद है। 1990 में इस्लामिक सहयोग संगठन ने मानवाधिकारों पर काहिरा घोषणा पत्र को अपनाया। ये दस्तावेज मानवाधिकारों को इस्लामी शरीयत के दायरे में देखता है। इसी तरह 1993 में एशियाई देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र अपनाया, जो एशियाई मूल्यों और राष्ट्रीय संप्रभुता पर जोर देता है। तो असली मुद्दा सिर्फ पश्चिमी बनाम पूर्वी नहीं है, बल्कि व्यक्ति के अधिकार बनाम समुदाय के कर्तव्य का है। UDHR व्यक्ति पर जोर देता है, मेरा अधिकार, जबकि दुनिया की कई संस्कृतियां समुदाय, परिवार और धर्म को पहले रखती हैं, हमारा कर्तव्य। यह एक गहरा दार्शनिक टकराव है जिसे सिर्फ सार्वभौमिक कह देने से हल नहीं किया जा सकता। लेकिन व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना समुदाय की रक्षा करने का ही एक तरीका है। जब आप एक समुदाय के सबसे कमजोर सदस्य के अधिकारों की रक्षा करते हैं, तो आप पूरे समुदाय को मजबूत बनाते हैं। और यह कहना कि यह पश्चिमी है, उन अनगिनत कार्यकर्ताओं, वकीलों और आम लोगों का अपमान है जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में इन्हीं अधिकारों के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वे इसे पश्चिमी आयात के रूप में नहीं देखते, वे इसे अपनी गरिमा और आज़ादी की लड़ाई के एक हथियार के रूप में देखते हैं। और रही बात अनुकूलन की, तो UDHR की खूबसूरती इसी में है कि यह समय के साथ विकसित हो सकता है। क्या वाकई? क्या संस्थाएं अनुकूलन कर रही हैं?
सिद्धांत प्रासंगिक हो सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें लागू करने वाली मशीनरी पुरानी और जर्जर हो तो क्या फायदा? मैं फिर से 1994 के उसी यूनेस्को मूल्यांकन की ओर लौटती हूँ। उसमें साफ कहा गया था कि इसकी प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र की दूसरी प्रक्रियाओं की तरह विकसित नहीं हुई और लगभग पूरी तरह से गुमनामी में काम करती है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, इंटरनेट आ गया, लेकिन इन अधिकारों को लागू करने वाले कई तंत्र आज भी उसी पुरानी नौकरशाही वाली दुनिया में अटके हुए हैं। आपने एआई का जिक्र किया, जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वही संस्थाएं जो 30 साल पहले धीमी और गैर जवाबदेह पाई गई थी, वो आज एआई जैसी जटिल चुनौती से कैसे निपटेंगी? अच्छी नीयत हमेशा असरदार कार्रवाई में नहीं बदलती। जब तक लागू करने वाले तंत्र इन सिद्धांतों के साथ विकसित नहीं होते, तब तक ये सिद्धांत कागज पर महान विचारों से ज्यादा कुछ नहीं रहेंगे, जबकि जमीन पर उल्लंघन जारी रहेंगे। और इसमें एक अजीब विरोधाभास है। अनुच्छेद 12 गोपनीयता के अधिकार की बात करता है, लेकिन इसे लागू करने वाली समितियां खुद इतनी गुप्त हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वे काम कैसे करती हैं। आप संस्थागत कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि मैं उस मानक पर ध्यान दे रहा हूं जो ये स्थापित करता है। इन कमजोरियों के बावजूद यूडीएचआर एक नैतिक दिशा सूचक यंत्र की तरह काम करता है। ये एक पैमाना है जिसके आधार पर हम सरकारों, कंपनियां और यहां तक कि खुद को भी माप सकते हैं। जब कोई सरकार अपने ही नागरिकों पर अत्याचार करती है, तो दुनिया यूडीएचआर का हवाला देकर कह सकती है कि ये गलत है। बिना इस साझा मानक के गलत क्या है, ये सिर्फ ताकतवर की राय बनकर रह जाता। ये कार्यकर्ताओं को एक भाषा देता है, पीड़ितों को उम्मीद देता है और ये लगातार याद दिलाता है कि एक बेहतर दुनिया मुमकिन है। एआई जैसी नई चुनौतियों के सामने अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 19 गोपनीयता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। ये सिद्धांत हमें गाइड करते हैं कि तकनीक का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए कैसे किया जाए, ना कि उसे नियंत्रित करने के लिए। ये एक जीवित दस्तावेज है, क्योंकि इसके सिद्धांत कालातीत हैं। पर नैतिक दिशा सूचक यंत्र उन लोगों के लिए काफी नहीं है जिनके अधिकार हर दिन कुचले जा रहे हैं। उन्हें दिशा नहीं, सुरक्षा चाहिए। और जब लागू करने वाली व्यवस्था ही कमजोर हो, तो वो सुरक्षा कैसे मिलेगी? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि यूडीएचआर का कोई मूल्य नहीं है। ये एक शक्तिशाली प्रतीक है। इसने दुनिया भर में कई आंदोलनों को प्रेरित किया है। लेकिन हमें प्रतीक और हकीकत में फर्क करना होगा। जब हम सिर्फ इसकी प्रतीकात्मक सफलता का जश्न मनाते हैं, तो हम इसकी व्यावहारिक विफलताओं को नजरअंदाज करने का जोखिम उठाते हैं। और ये विफलताएं उन लोगों के लिए बहुत महंगी पड़ती हैं जिन्हें इस घोषणा पत्र की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये कहना कि ये एक जीवित दस्तावेज है थोड़ा ज्यादा आशावादी है। दस्तावेज जीवित हो सकता है, लेकिन अगर उसे लागू करने वाली संस्थाएं कोमा में हों तो उसका क्या फायदा? हमें इस असहज सच का सामना करना होगा कि मानवाधिकार का तंत्र अक्सर उन्हीं ताकतवर देशों के रहमोकरम पर होता है जो खुद इसका सबसे ज्यादा उल्लंघन करते हैं। तो देखिए, मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा पत्र और इसका पूरा ढांचा शायद निखुट नहीं है, इसमें कमियां हैं, लेकिन ये इंडिस्पेंसेबल है, यानी इसके बिना काम नहीं चल सकता। इसने मानवाधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के केंद्र में ला खड़ा किया है। इसने व्यक्तियों और राष्ट्रों को एक साझा मानक दिया है, और ये दुनिया भर में आज़ादी और गरिमा के लिए चल रहे आंदोलनों को आज भी प्रेरित कर रहा है। यह एक नैतिक शक्ति है जिसका असर किसी भी कानूनी बाध्यता से कहीं ज्यादा गहरा है। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए उम्मीद का एक प्रतीक बना हुआ है। और मेरा मानना है कि जबकि यूडीएचआर के आदर्श सराहनीय हैं, हमें इसकी असरदारी के बारे में यथार्थवादी होना होगा। लागूकरण की कमी, राजनीतिकरण और सार्वभौमिकता पर चल रही बहसें गंभीर चुनौतियां हैं जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। सिर्फ सिद्धांतों की तारीफ करना काफी नहीं है, हमें उन ढांचागत कमजोरियों को स्वीकार करना होगा जो अक्सर इसे जमीनी स्तर पर उन लोगों की रक्षा करने से रोकती हैं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आदर्श अपनी जगह है, पर जमीनी हकीकत अपनी जगह, और एक महत्वपूर्ण प्रतीक असल सुरक्षा की जगह नहीं ले सकता। ये चर्चा दिखाती है कि मानवाधिकारों की अवधारणा कितनी जटिल है। एक तरफ सार्वभौम घोषणा पत्र के ऊंचे आदर्श हैं
और दूसरी तरफ उन्हें एक उलझी हुई दुनिया में हकीकत में बदलने की जबरदस्त चुनौतियां। शायद इसी निरंतर तनाव में, आदर्श और वास्तविकता के बीच की इसी खींचतान में मानवाधिकारों का असली संघर्ष छिपा है। सामग्री में और भी बहुत कुछ है जो इन दृष्टिकोणों को और गहराई से समझने में मदद कर सकता है।